नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। ये पूरा थ्योरी है, मेरा मन भी नहीं था ये वाला टॉपिक लेने का, बट पढ़ा लेते हैं चलो। सो मॉलिक्यूल का मतलब जिनमें दो या दो से ज्यादा एटम्स होते हैं, जब वो स्पेक्ट्रम इमिट करते हैं तो उस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं अपन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। ठीक है, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम को जब स्टडी किया जाता है बहुत ही लो रिजोल्यूशन के स्पेक्ट्रोस्कोप से, तो एक बैंड की तरह दिखता है, और वो बैंड एकदम कंटिन्यूअस बैंड होता है। ऐसा लो रिजोल्यूशन से देखने पर कंटिन्यूअस बैंड की तरफ होता है। कंटिन्यूअस मतलब आपको अलग अलग लाइनें नहीं दिख रही होगी, आपको सेक्शंस दिख रहे होंगे, पर बैंड, बहुत सारे बैंड बने हुए होते हैं इस तरह से। इस वजह से इसे क्या कहते हैं, बैंड स्पेक्ट्रम कहते हैं। इस स्पेक्ट्रम में लार्ज वेवलेंथ वाले जो किनारे होते हैं वहां पर बैंड की इंटेंसिटी ज्यादा होती है। तो ध्यान रखना, यहाँ इंटेंसिटी कहाँ ज्यादा है वो पॉइंट कर रही हूँ, यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा है, यहाँ इंटेंसिटी ज्यादा है। तो इसका मतलब अगर जहां पर इंटेंसिटी ज्यादा है वहां पर लार्ज वेवलेंथ है, वहां पर लार्ज वेवलेंथ है, सॉरी लैम्डा लिख दो यार, लार्ज लैम्डा है। और कम वेवलेंथ वाले किनारे की तरफ जाते जाते इंटेंसिटी घटती जाती है। तो ये एकदम ब्लैक दिख रहा होगा किनारा, आगे जाते जाते फेड होता जा रहा है, ब्लैक कलर थोड़ा सा लाइट होता जाता है। तो जो एटम होता है उसकी तरह मॉलिक्यूल के जो एनर्जी लेवल होते हैं वो भी क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड होते हैं। और इन मॉलिक्यूलर एनर्जी लेवल्स के बीच में जब ट्रांजिशन होता है, उस ट्रांजिशन से हमें मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम मिलता है। अभी हमने लो रिजोल्यूशन का स्पेक्ट्रोस्कोप से देखा, लेकिन अगर अपन हाई रिजोल्यूशन वाले स्पेक्ट्रोस्कोप से देखें और फिर स्पेक्ट्रम को देखें तो हमें क्या ऑब्जर्वेशन मिलते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। हर बैंड में बहुत ज्यादा नंबर में स्पेक्ट्रल लाइंस होती है, दिखती सी बात है। एक बैंड को लो, इसको लेते हैं ना, इसको अलग से बना देते हैं, तो ये जो हमें दिख रहा था हाई रिजोल्यूशन पे, ये साफ साफ दिखेगा हमें इस तरह से। इसमें बहुत सारी लाइनें बनी हुई होगी, जो उसमें कंटिन्यूअस दिख रही है ना, वो इसमें कैसी दिखेगी, डिस्क्रीट दिखेगी। अब तक आपको कंटिन्यूअस और डिस्क्रीट के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए। बैंड में लार्ज वेवलेंथ वाले किनारे की तरफ ये बहुत क्लोजली पैक्ड होती है। बहुत क्लोजली पैक्ड होने की वजह से यहाँ पर देखो मैं रेड कलर से बना रही हूँ, बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होने की वजह से आपको यहाँ पर ज्यादा ब्लैक दिख रहा था, क्योंकि लाइनें ज्यादा पास पास में थी। तो यहाँ पर लाइनें क्या होगी, ज्यादा पास पास में होगी, तो ये लार्ज वेवलेंथ वाला है। ओके, और ज्यादा इंटेंसिटी है। इस किनारे को क्या कहेंगे हम, बैंड का हेड कहेंगे, उसका सर है ये। तो दिस इज कॉल्ड बैंड हेड। ध्यान रखना ये बैंड हेड होगा। बैंड हेड से जैसे जैसे अपन लो वेवलेंथ वाले किनारे की ओर जाते हैं तो ये जो रेखाएं होती है वो लेस क्राउडेड होती जाती है। तो जैसे मैंने रेड कलर की लाइन यहाँ बनाई है, आगे जाएंगे ना तो बीच में, इनके बीच में दूरी और बढ़ती जाएगी और बढ़ती जाएगी, इस तरह से दूरी बढ़ती जाएगी। तो ये फेंट होती जाती है, हल्की होती जाती है। ठीक है, बैंड में जो स्पेक्ट्रल रेखाएं होती है वो इतनी पास पास होती है कि लो रिजोल्यूशन वाले डिवाइसेस से ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम या बैंड की तरह दिखती है, जो मैंने ऊपर कहा था। तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब देखो इसमें हाई रिजोल्यूशन से कैसा दिखता है। यस, हाई रिजोल्यूशन से ये ऐसा दिखता है। बैंड हेड में ये लार्ज वेवलेंथ है, लार्ज इंटेंसिटी है, क्लोजली पैक्ड है। लो वेवलेंथ के साइड में लो इंटेंसिटी है, लो वेवलेंथ है, दूर दूर है। एक रेगुलर सीक्वेंस के रूप में एक बैंड के बाद एक, बहुत सारे बैंड होते हैं। इस तरह से जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम होता है उसमें एक बैंड नहीं बल्कि बैंड का पूरा ग्रुप होता है। ओके, अलग अलग बैंड के ग्रुप की जो व्यवस्था होती है वो बहुत रेगुलर होती है, यानी कि एक बैंड के बाद अगर दूसरा बैंड आएगा तो ऐसा नहीं कि तीसरा बहुत ज्यादा दूर होगा। जितना पहला और दूसरा बैंड के बीच में डिस्टेंस है उतना ही दूसरा और तीसरे, तो ये रेगुलर बैंड होते हैं, है ना, और ये बहुत पास पास भी हो सकते हैं। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम जो है वो भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम की तरह लीनियर स्पेक्ट्रम तो होता है, लेकिन मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम में जो स्पेक्ट्रल रेखाएं होती है वो फिक्स्ड अंतराल से अलग नहीं होती। हमने मॉलिक्यूल उसमें देखा था एटम में, एक लाइन के बाद में फिक्स डिस्टेंस पे दूसरी थी, उतनी डिस्टेंस पे तीसरी थी, उतनी डिस्टेंस पे चौथी थी, उतनी डिस्टेंस पे पांचवी थी। जबकि यहाँ पर क्या है, निश्चित अंतराल नहीं होता। बेंड हेड की साइड में कम अंतराल होता है
और दूसरे साइड में ज्यादा होता है। बैंड हेड पर भाई बहुत ज्यादा पास पास होती है और दूसरे किनारे पर पहुंचते पहुंचते ये रेखाएं दूर हो जाती है। अब इस स्पेक्ट्रम से हमें मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे कि बॉन्ड की लेंथ का पता चलता है, फोर्स कांस्टेंट का पता चलता है, बॉन्ड एंगल का पता चलता है, ये सब हमें पता चलता है। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम है ये हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में, जो एनर्जी का स्पेक्ट्रम होता है, उसमें 3 रीजन में मिलते हैं। 3 रीजन आपको ध्यान रखने हैं। एक तो एक्सट्रीम IR रीजन, उसकी वेवलेंथ रेंज यहाँ दी हुई है, याद कर लेना। एक IR रीजन, उसकी वेवलेंथ यहाँ दी हुई है, याद कर लेना। एक UV एंड विजिबल रीजन, जिसकी वेवलेंथ आपके पास यहाँ दी हुई है। तो ये जो मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रम होते हैं ये 3 रीजन के अंदर मिलते हैं। मॉलिक्यूल स्पेक्ट्रम की को एक्सप्लेन करने के लिए भी ये माना गया कि उनकी इंटरनल एनर्जी क्वांटाइज होती है, उनके अलग अलग एनर्जी के लेवल होते हैं, और उन एनर्जी का ट्रांजिशन जो होता है या ट्रांसफर जो होता है उसके अलावा इनमें इंटरनल एनर्जी जो होती है वो, अच्छा वो ये कहना चाह रहा है कि इंटरनल एनर्जी में ट्रांसलेशनल एनर्जी, जो ट्रांसलेशनल एनर्जी होती है ना, सिंपल काइनेटिक एनर्जी की होती है, हाफ mv स्क्वायर जो होती है, तो ट्रांसलेशनल एनर्जी के अलावा भी 3 प्रकार की ऊर्जाएं कंट्रीब्यूट करती है। एक तो होती है रोटेशनल एनर्जी, याद रखना, एक होती है वाइब्रेशनल एनर्जी, याद रखना, एक होती है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी। अब क्योंकि 3 तरह की एनर्जीज इंट्रोड्यूस हो गई तो 3 तरह के एनर्जी के लेवल भी बन जाएंगे। पहले रोटेशनल एनर्जी लेवल्स, ये रोटेशन एनर्जी के करस्पॉन्डिंग, मतलब ये मॉलिक्यूल के घूमने की वजह से उत्पन्न होते हैं, और इनके बीच में जो ऊर्जा अंतराल होता है वो किस ऑर्डर का होता है, याद रखना 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल जो होते हैं ये मॉलिक्यूल का जो एक मॉलिक्यूल, ये जो पार्टिकल बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं, इस बॉन्ड के आसपास में पास आना फिर दूर जाना, फिर पास आना फिर दूर जाना, वाइब्रेशन करने की वजह से ये वाले एनर्जी के लेवल जनरेट होते हैं। इनके बीच में जो एनर्जी लेवल होते हैं, इनके बीच का जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो 10⁻⁻1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होता है। और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से रिलेटेड होते हैं, और इनके बीच का जो अंतराल होता है वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑर्डर का होता है। ठीक है, अब जो एक्सट्रीम IR रीजन में स्पेक्ट्रम रेखाएं हमें मिलती है उनकी वेवलेंथ 1 सेंटीमीटर से 0.1 mm तक होती है। ये हमने कब पढ़ा था, अभी अभी पढ़ा था अपन ने। एक्सट्रीम IR रीजन की वेवलेंथ ये होती है। इनमें जो ट्रांजिशन होते हैं, इनमें जो संक्रमण होता है, संक्रमण मतलब ऊपर से नीचे लेके अगर कोई पार्टिकल आएगा और तो फोटोन इमिट होगा, तो जो फोटोन इमिट होगा उसकी एनर्जी होगी 10⁻³ और हम जानते हैं ये किसकी होती है, ये रोटेशनल एनर्जी के बीच में होती है। तो यहाँ पर देखो आपके पास में इस तरह से एनर्जी डायग्राम बनाया हुआ है। रोटेशनल एनर्जी लेवल, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि इस तरह के स्पेक्ट्रम में एनर्जी लेवल की जो लाइनें होती है वो इक्वल स्टेट की नहीं होती है, तो रोटेशनल में 10⁻⁻3, वाइब्रेशनल में 0.1, क्योंकि 0.1 क्या होता है 10⁻⁻1 होता है, और यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसलिए गैप ज्यादा दिखाया हुआ है। तो जो ट्रांजिशन होता है उससे अगर अब्जॉर्ब हुआ फोटोन या इमिट हुआ फोटोन तो उसकी ऊर्जा इसके समान होने के कारण इस क्षेत्र में उत्पन्न जो बैंड होता है उसे रोटेशनल स्पेक्ट्रा कहते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा। एक्चुअल में यहाँ जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है, और जो फोटोन इमिट होते हैं या जो वेवलेंथ स्पेक्ट्रल लाइन जो मिलती है उनकी जो वेवलेंथ होती है वो एक्सट्रीम IR में होती है, और एक्सट्रीम IR जो था वो हमारा किसमें था, एक्सट्रीम IR में रोटेशनल लेवल था, इसलिए हम इसको स्पेक्ट्रा को रोटेशनल स्पेक्ट्रा बोलते हैं। इसी तरह IR रीजन में पाए जाने वाली स्पेक्ट्रल जो रेखाएं होती है उनकी वेवलेंथ इतनी होती है, इनकी एनर्जी 0.1 होने के कारण ये वाइब्रेशनल से मैच करती है, इसलिए इस स्पेक्ट्रा को वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा बोलते हैं। इसमें जब भी ट्रांजिशन होता है तो फोटोन अगर अब्जॉर्ब होता है या फिर इमिट होता है तो 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का फोटोन जो होता है वो उसके साथ इंटरेक्शन होता है, तो ये वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होते हैं। और एक वाइब्रेशनल लेवल में बहुत सारे रोटेशनल लेवल भी हो सकते हैं, इसलिए इनसे जो बैंड उत्पन्न होते हैं उसे वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा बोलते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि एक 0.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के अंदर बहुत सारे
10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले एनर्जी लेवल आ जाएंगे। इसी तरह से एक इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल जो गैप होता है उसमें बहुत सारे वाइब्रेशन और हर वाइब्रेशन में बहुत सारे रोटेशन भी होते हैं, तो ये और कॉम्प्लिकेटेड बनता जाता है। तो ये थे क्वालिटेटिव फीचर्स जो प्योर थ्योरेटिकल थे, ये आप खुद पढ़ के भी समझ सकते थे।